दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और आज का ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर की, दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक फील्ड में पढ़ा जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर चाहे बायो हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीआर होता क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, और आईपीआर में आने वाले सभी राइट्स जैसे कि ट्रेड सीक्रेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई, तो इन सभी राइट्स के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल पर 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी वीडियो हैं और उससे जुड़े पीडीएफ हैं, लाइव क्लासेस हैं और साथ ही साथ मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर आपको मिल सके। तो प्लीज़ नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो 99 रुपीज़ बहुत ही कम चार्ज है, इस चार्ज में आप आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, घर, ज़मीन, जायदाद, कैश, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। वहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है, किसी का आइडिया, डिज़ाइन, कोई इन्वेंशन या फिर किसी के द्वारा लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट जिसका अपना कुछ यूज़फुल एप्लीकेशन हो या फिर कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट हो, तो इसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं यानी कि अपने घर, ज़मीन, जायदाद को बचा के रखते हैं, उसके लिए कुछ राइट्स हैं, उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स बना हुआ है उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आइए देखते हैं कि हम आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। राइट ऑफ एन इन्वेंटर टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस राइट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि किसी भी इन्वेंटर यानी कि निर्माणकर्ता के द्वारा अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बेनिफिट कमाने का अधिकार होता है और इसी अधिकार को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर। आइए चलते हैं आईपीआर से जुड़े हुए अगले टॉपिक की ओर। और हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीआर यानी कि आईपीआर के क्या उद्देश्य है। तो आईपीआर का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है कि वह किसी भी इंस्टीट्यूट की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। आईपीआर का जो दूसरा मेन ऑब्जेक्ट है कि जिसकी भी क्रिएटिविटी होती है यानी कि जिसने बनाया हुआ है उसका फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। थर्ड ऑब्जेक्ट ये है कि ये क्रिएटर्स के बीच जो कंपटीशन है उसको बढ़ाता है या फिर जो रिसर्चर है किसी भी इंस्टीट्यूट की उनकी क्वालिटी को भी डेवलप करता है। अगला ऑब्जेक्ट है टू हैव रिटर्न द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च यानी कि जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनियां हैं वह रिसर्चर के प्रति क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके टैलेंट को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो आईपीआर है उसका एक सोशल बेनिफिट है और ये इनकरेज करता है क्रिएटर को। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आईपीआर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आईपीआर की हिस्ट्री क्या है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले ये जो राइट्स है ये आया था 1474 में वेनिस में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट आईपीआर है वो कब लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था। यदि हम बात करें लेजिस्लेशन कवरिंग आईपीआर इन इंडिया की यानी कि भारत में आईपीआर के लिए क्या क्या कानून है, तो इसमें सबसे पहले आता है पेटेंट्स। तो सबसे पहले पेटेंट एक्ट आया था 1970 में और इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे यानी कि जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1999 और 2002 में। और इंडिया में ये एक्ट आया था 20 मई 2003 में। इसके बाद जो डिज़ाइन एक्ट है वो आया था 1911 में और जो न्यू डिज़ाइन एक्ट है वो आया था 2000 में। इसके बाद है ट्रेडमार्क।
तो अर्लियर ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज एक्ट आया था 1958 में, और जो न्यू ट्रेडमार्क एक्ट है वो आया था 1999 में। इसके बाद है कॉपीराइट। तो देखिए कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में, और इसके अमेंडमेंट एक्ट आए थे, यानी कि जो संशोधित रूप आया था वो आया था 1983, 1984, 1992, 1994 और 99 में। और जो कॉपीराइट्स रूल्स आए थे वो आए थे 1958 में। इसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1999 में। ये नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कब आया था। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, जिसे शॉर्ट में पीपीवी एंड एफआर 2001 कहते हैं। तो पीपीवी एंड एफआर और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इन दोनों से ही जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003। तो अभी हमने डिफरेंट टाइप के लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा और जाना कि ये कब आए और इनके कौन कौन से संशोधन रहे। तो आइए इन लेजिस्लेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रेड सीक्रेट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम नहीं बताएंगे कि हमने उसको कैसे बनाया है या फिर किससे बनाया है। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सीक्रेट रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। तो मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोका कोला। अभी तक कोका कोला ने ये नहीं बताया है कि उसने इसका निर्माण किससे किया हुआ है, यानी कि कोका कोला के निर्माण में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं उसके बारे में अभी तक कोका कोला कंपनी ने किसी को नहीं बताया है। तो बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में देखें तो ट्रेड सीक्रेट आपको देखने को मिलता है सेल लाइन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आइए हम बात करते हैं कि ट्रेड सीक्रेट के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो है कि यह अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि ये इतने समय के लिए है। इसके बाद इसका जो दूसरा एडवांटेज है कि इसमें बार बार हमें प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देना होता है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को पेटेंट कराया तो वहाँ पर आपको हर साल रिन्यूअल कराना होता है, हमेशा आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन ट्रेड सीक्रेट में ऐसा नहीं है। यदि हम ट्रेड सीक्रेट का सबसे बड़ा एडवांटेज देखें तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारा जो चीज़ है जिसने हमने बनाया है उसको कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता या फिर इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपने जो प्रोडक्ट है उसको हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है। तो जब डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो कोई उसके बारे में कैसे इम्प्रूव कर सकता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेड सीक्रेट के क्या ड्रॉबैक है, यानी कि इससे क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली अफेयर है, यानी कि अगर कोका कंपनी ने किसी अपने कर्मचारी को रखा है तो वो उसका तो जानता है कि फार्मूला क्या है। तो अगर वो उसको निकाल देता है तो वो कहीं और जाकर उसको डिस्क्लोज़ करके अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है, ठीक है ना। तो जो कंपनी में कर्मचारी है उसको क्या कहा जाता है, अधिक पैसा देकर हमें रखना होता है, इसलिए ये कॉस्टली अफेयर होता है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है कि इट ऑफर्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इनोवेशन इन्वेंशन, यानी कि ये कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपना एक फार्मूला बना सकता है आपका जानते हुए, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी कि जो इन्वेंशन करने वाला है वो आपके जो फार्मूले है उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपसे अच्छा कोई प्रोडक्ट बना सकता है। इसके बाद है इट कैन नॉट बी अप्लाई टू मेनी इन्वेंशन, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट डिज़ाइन, प्लांट वेराइटीज़, बुक, यानी कि किसी भी मशीनरी डिज़ाइन पर या फिर प्लांट वैरायटी पर या फिर किसी भी किताब पर ट्रेड सीक्रेट अप्लाई नहीं होता, यानी कि इसके लिए आपको ट्रेड सीक्रेट नहीं मिलता। तो आईपीआर से जुड़े हुए और भी लेजिस्लेशन है जिसे हम अगले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।